हेलो स्टूडेंट। न्यूटन कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 दिन से आपको मैथ्स की जो पीडीएफ है, मैथ्स का जो डाटा है, वो आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम मिल रहा है। और हमारा एक टॉपिक और एक सब्जेक्ट और नए सिरे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसका नाम है ज्योग्राफी। जैसे कि आपको पता है, अभी एसएससी के एग्जाम है, जैसे कि एसएससी का एग्जाम, और इसमें आप देखोगे एनटीपीसी का एग्जाम जो है, एनटीपीसी का एग्जाम अब थोड़े टाइम में स्टार्ट होने वाला है। और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम अभी कुछ समय के बाद में कांस्टेबल का एग्जाम भी आपका होगा। और कोई भी स्टेट का सीईटी का जो एग्जाम है, उसके लिए जो ज्योग्राफी है वो सबसे बेनिफिशियल एक सब्जेक्ट है। इसी आधार पे हमने ये न्यूटन कोचिंग सेंटर ने ये डिसाइड किया था भी ज्योग्राफी की एक क्लास दी जाए। और जैसे जैसे टाइम मिलेगा, पूरा का पूरा ज्योग्राफी का डाटा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो आज हम पहला ही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं, ये है हमारी पृथ्वी। और इस पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है, जिसको बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इधर का जो हिस्सा है, इसको बोला जाता है पूर्वी गोलार्ध, और इधर का जो भाग है, इसको बोला जाता है पश्चिमी गोलार्ध। और जो देशांतर रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव को, जैसे यहां पर ये है आपका उत्तरी ध्रुव, और ये है यहां पर आपका दक्षिणी ध्रुव। तो जो देशांतर रेखाएं जो होती है, वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करती है। इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करती है, और एक हाफ सर्कल पूरा करती है देशांतर रेखा। प्रत्येक जो देशांतर रेखाएं हैं, एक हाफ सर्कल पूरा करेगी, और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से इस प्रकार से मिलाने का काम करेगी। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये जो टोटल जो देशांतर रेखाएं होती है, ये हमारी पृथ्वी पर टोटल देशांतर रेखाएं 360 देशांतर रेखाएं होती है। पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखाएं पूर्वी गोलार्ध में हैं, और 180 देशांतर रेखाएं आपकी पश्चिमी गोलार्ध में हैं। जो 180 देशांतर रेखा है वो पूर्वी में, और जो पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में जो 180 देशांतर रेखा है, ये वस्तुतः एक ही रेखा है। क्योंकि इधर से जब जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और लास्ट में आपका 180 डिग्री देशांतर आ जाएगा। और यही चीज इधर से आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और लास्ट में आपका 180 देशांतर रेखाएं आ जाएगी। तो इस प्रकार से टोटल जो देशांतर रेखाएं हैं, वो आपकी है यहाँ पर 360 देशांतर रेखाएं हैं। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है यहाँ पर गोरे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोरे बोला जाता है। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, 2 देशांतर रेखाओं का बीच का जो डिस्टेंस है, वो कम होता चला जाएगा। बेशक वो उत्तरी ध्रुव में बढ़ो या दक्षिणी ध्रुव में बढ़ो, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, 2 देशांतर रेखाओं का बीच का जो डिस्टेंस है, वो कम होता चला जाएगा। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, वो रहेगा आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम कहां पर? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, और कितना रहेगा? 111.31 किलोमीटर। 2 देशांतर रेखाओं का बीच का डिस्टेंस 111.31 किलोमीटर। लेकिन सभी की सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव, और ये आपका यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, दोनों के दोनों देशांतर, सभी की सभी देशांतर रेखाएं यहाँ पर आकर के मिल रही है। और यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस रहेगा यहाँ पर आपका 0 किलोमीटर। मिनिमम डिस्टेंस 0 किलोमीटर। उसके बाद में ये यहां पर आपका 0 डिग्री देशांतर, जैसे कि
ये है आपका यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध में 180 डिग्री देशांतर रेखा, और इधर आपका पश्चिमी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखा, और ये ठीक बीचों बीच में एक रेखा खींच रहा हूं यहाँ पर आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इधर आपका ये पूर्वी गोलार्ध है और इधर है आपका यहाँ पर पश्चिमी गोलार्ध। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो विश्व के कितने महासागरों से होकर के गुजरती है। तो ये आपका यहाँ पर अगर एक मैं स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पर, तो जैसे कि ये है आपका यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, और ये है यहां पर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये यहां पर आपका सऊदी अरब वाला क्षेत्र, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये सारा का सारा ये पड़ता है आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कितने महासागरों से होकर के गुजरेगी? आर्कटिक महासागर, और ये यहां से आपका आइसलैंड और इस प्रकार से ये आपका बोवेट द्वीप, और ये सारा का सारा ये जो महासागर है इसको बोला जाता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और ये जो नीचे बच गया है इसको बोला जाता है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर। तो इस प्रकार से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो यहां से गुजरती है आपकी इस प्रकार से, और आपका आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और फिर दक्षिणी महासागर। तो 3 महासागरों से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। अब बात यह है कि कितने महाद्वीप से होकर के गुजरती है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये आपका यहां पर पड़ता है यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। उसके बाद में है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, और नीचे वाली साइड में है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो पूछ लिया जाएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा विश्व के कितने महासागरों से होकर के गुजरी है? तो आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, 3 महासागरों से होकर के गुजरती है। और कितने द्वीप से, कितने कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरेगी, कितने महाद्वीप से होकर के गुजरेगी? तो यूरोप, अफ्रीका और लास्ट में आपका यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप, 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरेगी। अब बात यह है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कितने देश से होकर के गुजरेगी? तो उसके लिए यहां पर है ये आपका सबसे पहले यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश आता है जिसका नाम है यूके। यूके, यूके के अंदर है एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच, ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। उसके बाद में ये एक देश आता है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है। फ्रांस के नीचे यहां पर एक देश आएगा, यहां पर आपका स्पेन। स्पेन, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। तो उसके बाद में भूमध्य सागर, और ये आपका आ गया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश आ जाएगा जिसका नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया। और उसके बाद में माली, माली देश। फिर आएगा यहां पर बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। और फिर एक देश आएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का टोगो देश। और लास्ट में ये जो देश बच गया है यहां पर है, इसको बोला जाता है घाना। ठीक है, तो इस प्रकार से 0 डिग्री देशांतर रेखा यूके के ग्रीनविच में एंटर किया इसने, और उसके बाद में वो फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भारत विश्व के 8 देशों से होकर के 0 डिग्री देशांतर रेखा आपकी गुजरती है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा हम विश्व के समय का निर्धारण करते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये एक स्टैंडर्ड टाइम यहां से लिया गया आपका, स्टैंडर्ड टाइम। इसको स्टैंडर्ड टाइमलाइन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को। उसके बाद में जैसे कि मैं बात करूं इंडिया,
ये है आपका यहाँ पर इंडिया। उसके बाद में यहाँ पे है एक द्वीप, जैसे कि कई द्वीपों से मिलकर के बना है, जिसका नाम है जापान, होक्काइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशू। तो इस प्रकार से सूरज का जो प्रकाश है सबसे पहले कहां पर पड़ेगा? सूरज का प्रकाश सबसे पहले जापान देश पर पड़ेगा। तो जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो विश्व में सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है? तो जापान देश में होता है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, और जापान की जो संसद है उसका नाम है डाइट। तो इस प्रकार से इन 4 द्वीपों से मिलकर के आपका जापान बना है, होक्काइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशू। और विश्व में सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होगा? जापान देश के अंदर होगा। उसके बाद में जैसे मान के चलो ये सूरज है, फिर आगे बढ़ेगा आपका सूरज, और फिर आपका प्रकाश पड़ेगा इंडिया के ऊपर, सूरज का प्रकाश। तो फिर यहां पर दिन हो जाएगा। उसके बाद में 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन हो जाएगा। और उसके बाद में मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं यूएसए का, यूएसए देश में उसके बाद में यहां पर दिन हो जाएगा। तो बात यह है कि इंडिया में जो समय होगा तो वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से कितना आगे है या पीछे है, उसका पता हम किस प्रकार से करेंगे? तो ये वही स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं इस प्रकार से। जीरो डिग्री देशांतर रेखा, और ये यहां पर मैंने बनाया था जापान, और ये था आपका इंडिया, और ये यहां पर था यूके का ग्रीनविच, और ये मान के चलो आपका है यहां पर यूएसए देश। तो ये यहां से कोई देशांतर रेखा गुजरती है, और एक देशांतर रेखा अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है, और ये आपका यहां पर है गुजरात। और ये जो देशांतर रेखा है इसको बोला जाता है 68 डिग्री 7 मिनट, और इसको बोला जाता है 97 डिग्री 25 मिनट यहां पर। और ये है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से इंडिया का जो समय है वो कितना आगे है या कितना पीछे है, उसका पता हम किस प्रकार से करेंगे? तो हमारी पृथ्वी है वो 1 डिग्री देशांतर रेखा को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लेती है। 4 मिनट का समय लेती है। तो टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 है। तो 360 देशांतर रेखा को क्रॉस करने में कितना समय लेगी? तो क्या मैं 360 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा? तो 4 0 0, 6 चौके 24, 4 3 12 और 2 14, तो 1440 मिनट का समय लेगी यहां पर हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने पे, या अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 1440 मिनट का समय लेगी। 1440 को मैं घंटे में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, भाग दे दूंगा 60 से, 0 से 0 कर जाएगा, 6 2 12 और 6 चौके 24। तो ये कंसेप्ट निकल करके आता है कि हमारी पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 24 घंटे में, 24 आवर्स में अपना एक चक्कर पूरा करती है यहां पर। ठीक है, तो यहां से जैसे ही सूरज का प्रकाश जापान पर पड़ेगा, उसके बाद में इंडिया पर पड़ेगा, और फिर आपका यूके पर पड़ेगा, और लास्ट में बच जाएगा यहां पर यूएसए में। लेकिन समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा? अब मान के चलो 68 डिग्री 7 मिनट है, ये 68 है, और ये यहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 से 68 तक जब जाओगे आप, तो टोटल कितनी देशांतर रेखाएं क्रॉस होगी? सूरज के प्रकाश में आएगी 68 देशांतर रेखाएं क्रॉस में आएगी। तो आपको पता है 1 डिग्री देशांतर रेखा को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 68 देशांतर रेखा को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 चौके 32, 6 चौके 24, 25 26 और 1 27 आपका यहां पर, मतलब 272 मिनट का समय लगेगा यहां पर। अगर मैं इसको लूं यहां पर 97 डिग्री को, तो 97 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 7 चौके 28, 9 चौके 36, 37 और 38, यहां पर 388 मिनट का समय लगेगा। मतलब क्षेत्र एक ही है, देश एक ही है, लेकिन समय का आंकलन अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। यहां पर 68 डिग्री देशांतर रेखा को मानो तो यहां पे 272 मिनट का समय लग रहा है यहां पर, और घंटे में भी कन्वर्ट कर देंगे 60 से डिवाइड करके, और 388 मिनट का समय लग रहा है। अगर कोई व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में बैठा है तो उसके हिसाब से 388 मिनट का समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से आगे है इंडिया का जो समय है। लेकिन आपस में विवाद हो जाएगा यहां पर, और विवाद होगा तो इसीलिए एक एवरेज वैल्यू ली गई यहां पर। आप 97 प्लस 68 दोनों को ऐड कर दोगे और 2 से भाग कर दोगे, तो आपकी एक वैल्यू निकल करके आएगी यहां पर 165, और 165 को जब 2 से भाग दोगे तो एक वैल्यू निकल करके आएगी आपके यहां पर 82.5 डिग्री यहां पर।
ये 82.5 डिग्री एक एवरेज वैल्यू है और यहां से इंडिया के समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, यहां से इंडिया के समय का निर्धारण किया जाता है। तो अब इंडिया का जो समय है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से कितना आगे है, तो आगे कितना है, तो क्या मैं 1/2 को मैं अलग लिख रहा हूं यहां पर, और ये 82 डिग्री को मैं अलग लिख रहा हूं यहां पर। तो 82 को क्या मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, तो 4 2 8 और 8 चौके 32, 328 मिनट का यहां पे समय लग रहा है। और ये हाफ है क्योंकि 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लग रहा था, तो आधे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट का समय लगेगा, और 2 इसमें मैं ऐड कर देता हूं तो निकल करके आ जाएगा आपका यहां पर 330 मिनट। मतलब इंडिया का जो समय है 0 डिग्री देशांतर रेखा से 330 मिनट आगे है यहां पर। इसको घंटे में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या मैं 300 प्लस इसको 30 लिख सकता हूं क्या, तो 300 को मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 0 से 0 कर देगा, 6 5 30 और 5 घंटे ये और आधा घंटा ये। तो इंडिया का जो समय है 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि सूरज पहले पूर्व से उदय होता है, उसके सबसे पहले होगा आपका जापान के अंदर, उसके बाद में इंडिया में, और फिर यूके के अंदर, और फिर आपका लास्ट में इधर अमेरिका के अंदर। और जैसे ही ये रेखा क्रॉस होगी अगला दिन स्टार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो इस प्रकार से इंडिया का जो समय है या तो लिखा आएगा आपको 330 मिनट और या लिखा आएगा ऑप्शन में 5.5 घंटे। दोनों में से एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। अभी इंडिया का समय कितना आगे है 0 डिग्री देशांतर रेखा से, तो 5.5 घंटे आगे है यहाँ पर। ठीक है, कई बार एग्जामिनर 5.5 घंटे ना देकर के वो मिनट दे देगा, 300 मिनट, 330 मिनट, 340 मिनट, तो ये यहां पर एक ऑप्शन है आपका 330 मिनट आगे है यहां पर। ठीक है, उसके बाद में देशांतर रेखाएं जो है, टोटल जो देशांतर रेखाएं हैं वो एक हाफ सर्कल पूरा कर रही थी, ये आपको मैंने बताया। जीरो डिग्री देशांतर रेखा, प्रत्येक जो देशांतर रेखा है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से इस प्रकार से मिला रही थी और एक हाफ सर्कल पूरा करती है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, गोरे बोला जाता है, गोरे। और ये है आपका यहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव यहां पर। इसी प्रकार से हम देखते हैं, ये है आपका अर्थ और ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। ऊपर का हिस्सा जो है वो है आपका उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे का हिस्सा यहां पर आपका दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यहां पर। तो हमारी पृथ्वी पर जितनी भी आड़ी रेखाएं खींची जाती है इन सभी को बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। इस प्रकार से सभी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। और इसकी एक विशेष बात यह है, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं, अक्षांश रेखा का जो सर्कल है या अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे अक्षांश रेखा की लंबाई कम होती चली जाएगी। अक्षांश रेखा हमारी पृथ्वी पर अपना एक सर्कल पूरा करती है। यहां पर एक सर्कल, एक वर्त बनाती है। प्रत्येक अक्षांश रेखाएं जो है पृथ्वी के चारों ओर अपना एक वर्त पूरा करती है। एक इसकी जो जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे इसकी जो लंबाई है, बेशक उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ो या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ो, अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो कम होती चली जाएगी। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अक्षांश रेखा की लंबाई क्या घटेगी? ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, क्या अक्षांश रेखा की लंबाई घटेगी? सी ऑप्शन, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखा की लंबाई जो है वो घटती चली जाती है, लेकिन ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो बढ़ती चली जाएगी यहां पर। ठीक है, तो बात यह है कि टोटल जो अक्षांश रेखाएं होती है हमारी पृथ्वी पर वो कितनी होती है। जैसे कि हमने देशांतर रेखा के बारे में पढ़ा, टोटल देशांतर रेखाएं थी आपकी 360, लेकिन अक्षांश रेखाएं कितनी होती है टोटल आपकी यहां पर? तो अक्षांश रेखाएं जो है वो
0 डिग्री के बाद में आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और इस प्रकार से ये सर्कल छोटा होता चला जाएगा और लास्ट में यहाँ पे ओनली बिंदु बच जाएगा और जिसको बोला जाता है 90 डिग्री अक्षांश। तो 1 से लगा करके 90 अक्षांश रखें उत्तरी गोलार्ध में, और यही चीज आपकी दक्षिणी गोलार्ध में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और लास्ट में आपका यहाँ पर 90 डिग्री अक्षांश। तो दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में हैं और उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में है। तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएगी आपकी 180। लेकिन अगर 0 डिग्री भूमध्य रेखा को शामिल करेंगे तो ये टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएगी हमारी 181। तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है 181 है यहाँ पर, ठीक है। और आपको पता है ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव ओनली बिंदु के रूप में है, ये दोनों की दोनों अक्षांश रेखाएं जो है। तो अगर इन दोनों बिंदुओं को शामिल ना करें तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएगी, मैं 2 माइनस कर दूंगा इसमें से, तो 179। ये 3 अलग अलग आंकड़े हैं 180, 181, 179। यहां पर अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा को शामिल कर दिया जाए तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होगी 181। अगर इसको शामिल ना करें तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होगी 180 यहां पर। अगर दोनों बिंदुओं को शामिल ना करें तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएगी 179 यहां पर, ठीक है। उसके बाद में जैसे हमने देखा दो देशांतर रेखाओं का बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, वो 111.31 किलोमीटर था और मिनिमम यहां पर था 0 किलोमीटर आपका। लेकिन अक्षांश रेखा का जो बीच का डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर है, 111 किलोमीटर। और ये जो डिस्टेंस है ये आपका ध्रुवों पर चले जाओ तो भी इक्वल रहेगा। तो अक्षांश रेखा की जो बीच का जो डिस्टेंस है वो एक जैसा रहता है, बेशक आप ध्रुवों पर भी चले जाओ या भूमध्य रेखा पर भी आ जाओ तो अक्षांश रेखाओं का बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा 111 किलोमीटर। और देशांतर रेखाओं के बीच का डिस्टेंस कितना था 111.31 किलोमीटर। लेकिन ये मैक्सिमम डिस्टेंस था कहां पर, भूमध्य रेखा पर था, और यहां पर ये आपका 111 किलोमीटर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का डिस्टेंस यहां पर। उसके बाद में जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा थी और 180 डिग्री, जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा और ये आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा। जैसे जैसे ये जापान आपका यहाँ पर सूरज का प्रकाश इस पर पड़ेगा और फिर इस पर पड़ेगा यहाँ पे इंडिया पे, और फिर यूके देश पर पड़ेगा और फिर आपका यूएसए देश आ जाएगा और लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा। और इस जैसे ही सूरज का प्रकाश यहाँ पर इसको क्रॉस कर देगा तो अगला दिन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मान के चलो आपकी आज अगर 8 तारीख है तो इधर जो डेट होगी वो आपकी 9 तारीख हो जाएगी यहाँ पर। इस रेखा को क्रॉस करते ही आपका अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। तो बात यह है 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो कितने क्षेत्रों से होकर के गुजरती है, कितने देश से होकर के गुजरती है। लेकिन जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वो किसी भी देश से होकर के नहीं गुजरती, भूमि के किसी भी भाग से होकर के उसको नहीं गुजारा गया है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो ये आपका यहाँ पर इंडिया है और इंडिया से अगर ये 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजार दिया जाता तो यहाँ पे इस क्षेत्र में आपकी 8 तारीख रहती है और यहाँ पर 9 तारीख रहती है और क्षेत्र एक ही है लेकिन समय तिथि जो है वो अलग अलग हो जाती। इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को किसी भी भूमि के क्षेत्र से नहीं गुजारा गया है, उसको ओनली महासागरों से गुजारा गया है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो कितने महासागरों से होकर के गुजरती है, तो वो आपका यहां पर आ जाएगा। ये है यहां पर आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसको यहां पे लिख रहा हूं मैं 180 डिग्री देशांतर रेखा। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को 4 जगह से मोड़ दिया गया है। ये सबसे पहले आपका आता है यहां पर बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि के ये क्षेत्र है, यहां पर मोड़ा गया इसको। और उसके बाद में आता है यहां पर एक क्षेत्र और, यहां पे आपका आएगा यहां पर एल्यूजन द्वीप, एल्यूजन द्वीप। उसके बाद में टोगो द्वीप,
टोगो द्वीप, और फिर ये आपका यहां पर आ जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड तो 1, 2, 3 और 4 क्षेत्रों से 180 डिग्री देशांतर रेखा को यहां पे मोड़ दिया गया, ताकि रास्ते में कोई भी द्वीप आए, भूमि का क्षेत्र आए, तो वहां पर उसको मोड़ दिया गया ताकि वहां पर कोई भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना रहे। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा का जो निर्धारण है वो सन 1884 के अंदर, सन 1884 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है, मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 1884 में मेरिडियन कॉन्फ्रेंस होती है, और कहां पर? यूएसए की कैपिटल यहां पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होती है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा का यहां पर निर्धारण किया जाता है यहां पर। ठीक है, उसके बाद में हम देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा का कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि यहां पर है आपका, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इस प्रकार से ये देशांतर रेखाएं थी, सॉरी अक्षांश रेखाएं थी। तो अक्षांश रेखाएं जो होती है वो क्या होती है? हमारी पृथ्वी पर लैटिट्यूड होती है यहां पर, मतलब यहां पे आड़ी रेखाएं जो होती है उसको, आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखा बोला जाता है हमारी पृथ्वी पर, और अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी पर एक सर्कल पूरा करती है यहां पर, जबकि देशांतर रेखाएं जो एक हाफ सर्कल पूरा करती है। ऐसा नहीं है कि ये यहां से सर्कल लगा है और इधर ये जो रेखा गुजारी गई है तो ये एक सर्कल हो गया है, नहीं। तो ये जो देशांतर रेखा जो है एक हाफ सर्कल पूरा करती है, जबकि अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी पर एक पूरा सर्कल बनाती है यहां पर। ठीक है, उसके बाद में अक्षांश रेखाओं का जो बीच का डिस्टेंस था वो 111 किलोमीटर है यहां पर, जबकि देशांतर रेखाओं का बीच का जो डिस्टेंस है वो 111.31 किलोमीटर है, लेकिन वो है आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर। उसके बाद में जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ रहे अक्षांश देशांतर रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जा रहा है, 0 किलोमीटर, और देशांतर रेखाओं का बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पर? 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर 111.31 किलोमीटर। टोटल जो देशांतर रेखाएं थी वो कितनी थी? 360 थी, जबकि अक्षांश रेखाएं जो है वो कितनी थी? 180 थी। एक आंकड़ा 181 का देखा और एक आंकड़ा हमने देखा 179 का यहां पर। ओके, और उसके बाद में अगर मैं बात करूं जैसे कि अक्षांश रेखा के बारे में, ये आपका सर्कल और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। उसके बाद में एक रेखा और खींच रहा हूं यहां पर 23.5 डिग्री रेखा, और एक रेखा यहां पर फिर 23.5 डिग्री रेखा, और एक रेखा यहां पर 66.5 डिग्री, और ये रेखा यहां पर 66.5 डिग्री। तो हमारी पृथ्वी पर 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री ये रेखाएं गुजरती है। तो बात यह है कि इसमें से कर्क रेखा कौन सी है? तो कर्क रेखा जो है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा है उसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, कर्क रेखा। क्योंकि स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज रहता है, भी 23.5 ये भी तो है और ये भी 23.5 है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है। 23.5 तो नाम सुना था, लेकिन दोनों की दोनों 23.5 है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा है उसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा है उसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है यहां पर। उसके बाद में उत्तरी गोलार्ध में भी 66.5 है यहां पर, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 66.5 डिग्री रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री रेखा है उसको आर्कटिक वर्त के नाम से जाना जाता है, आर्कटिक वर्त। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री रेखा है उसको अंटार्कटिका वर्त के नाम से जाना जाता है, अंटार्कटिका वर्त। अब प्रत्येक जो अक्षांश रेखाएं हैं वो वर्त पूरा करिए, इसको आप कर्क वर्त बोल सकते हो, मकर वर्त बोल सकते हो, अंटार्कटिका वर्त बोल सकते हो। ये आपका 0 डिग्री यहां पर भूमध्य रेखा या भूमध्य वर्त, भूमध्य रेखा, या आपका यहां पे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये अक्षांश रेखाएं गुजरती है हमारी पृथ्वी से, और ये आपका सन, सूरज का जो प्रकाश है यहां पर कर्क रेखा से लगा करके मकर रेखा तक सूरज का प्रकाश, सीधा प्रकाश पड़ता है
सीधा प्रकाश पड़ने की वजह से ये जो क्षेत्र है यहां पर इसको तापमान ज्यादा मिलता है, और तापमान ज्यादा मिलता है तो ये क्षेत्र रहता है गर्म, और गर्म रहता है तो इसलिए इस क्षेत्र को बोला जाता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र। उष्ण का मतलब होता है गर्म, उष्ण का मतलब ही यहां पर गर्म होता है आपका, तो उष्ण का मतलब गर्म होता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो सूरज के प्रकाश ज्यादा पड़ने की वजह से यहां पर ये क्षेत्र आपका यहां पर गर्म रहता है। और कहां से कहां तक, कर्क रेखा से लगा करके मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद में ये ध्रुवों पर सूरज की जो किरणें हैं, यहां पर सूरज का प्रकाश उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिणी ध्रुव, सूरज का प्रकाश कम मात्रा में पहुंच पाता है, जिस वजह से यहां पर ये क्षेत्र जो है आपका शीत कटिबंध क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहां पर बर्फ जमी रहती है। और यह भी आपका यहां पर शीत कटिबंध क्षेत्र, शीत कटिबंध क्षेत्र 66.5 से लगा करके 90 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र है उसको शीत कटिबंध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 66.5 डिग्री अंटार्कटिका वर्ष से लगा करके 90 डिग्री अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में, इसको भी शीत कटिबंध क्षेत्र से यहां पर जाना जाता है। अब ये भी आपका शीत कटिबंध क्षेत्र है और ये भी शीत कटिबंध क्षेत्र, लेकिन बीच में आ गया आपका उष्ण कटिबंध क्षेत्र जो कि एक गर्म क्षेत्र होता है। लेकिन ये जो यहां पर क्षेत्र बच गया है ये शीत भी रहेगा और उष्ण भी रहेगा, इसलिए आपको पता है शीत प्लस उष्ण क्या होता है, शीतोष्ण। एक ऐसा क्षेत्र जो ना तो ज्यादा ठंडा रहेगा और ना ही ज्यादा गर्म रहेगा, और इस क्षेत्र को बोला जाता है यहां पर शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। और ये भी आपका शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र जो है वो किन अक्षांशों के बीच में है, वो कर्क रेखा से लगा करके आर्कटिक वर्त, मकर रेखा से लगा करके अंटार्कटिका वर्त के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है वो कितने कटिबंध क्षेत्र में बटी हुई है, वो 1, 2, 3, 4 और 5 कटिबंध क्षेत्र में हमारी पृथ्वी यहां पर बटी हुई है। अब बात यह है, हमने डिस्कशन किया अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। अक्षांश और देशांतर रेखा का यूज कहां पर किया जाता है, तो अक्षांश व देशांतर रेखा का यूज यहां पर किसी भी स्थान की लोकेशन निकालने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। जैसे कि हम इंडिया की लोकेशन निकालेंगे यहां पर, जैसे ये आपका है इंडिया, यहां पर ये है आपका भारत। तो जैसे कि हमने देखा ये थी आपकी अर्थ और ये था आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा। यहां पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा ने हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो इंडिया है वो क्या उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है? इंडिया जो है वो आपका यहां पर उत्तरी गोलार्ध में है। इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है, तो अगर मैं यहां पर कोई एक रेखा गुजरे और इस रेखा का अगर मैं पता करूं, इन 2 अक्षांश रेखा का अगर मैं पता कर लूं, तो मैं ये बोल पाऊंगा ना इंडिया जो है वो इन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में है यहां पर। तो ये जो अक्षांश रेखा थी ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन इसके आगे लिखेंगे हम नॉर्थ, क्योंकि इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। ठीक है, और उसके बाद में 9 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरेगी, 10, 11, 12 और ये इंडिया यहां पर खत्म हो जाएगा आपका 37 डिग्री 6 अक्षांश रेखा नॉर्थ, यहां पर इंडिया खत्म हो जाता है। तो इंडिया जो है वो आपका मान के चलो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और उसके बाद में गुजरेगा ये आपका यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट। तो इंडिया क्या इस लाइन से स्टार्ट हो जाएगा क्या? इंडिया जो है वो इस लाइन से स्टार्ट हो जाएगा, यहां पर इस अक्षांश रेखा से स्टार्ट हो जाएगा और खत्म कहां पर होगा? इंडिया जो खत्म होगा वो आपका होगा यहां पर 37 डिग्री 6 मिनट। तो क्या इंडिया जो है वो अब इन 2 रेखाओं के बीच में है यहां पर? ठीक है, अच्छा उसके बाद में अगर मैं इस देशांतर रेखा का पता करूं और इस देशांतर रेखा का पता करूं, तो फिर मैं ये बोल पाऊंगा ना इंडिया जो है वो इन 2 देशांतर रेखाओं के बीच में है। लेकिन इससे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा इंडिया जो है क्या मैं इस पृथ्वी को ऐसे बांटूंगा 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो इंडिया क्या पूर्वी गोलार्ध में है या यहां पर इंडिया जो है वो पश्चिमी गोलार्ध में है? तो जब इस प्रकार से देशांतर रेखाओं के द्वारा इंडिया को बांट दिया जाएगा, पृथ्वी को बांट दिया जाएगा, तो इंडिया जो है वो आपका पूर्वी गोलार्ध में है। लेकिन इसके हिसाब से इंडिया उत्तरी गोलार्ध में था। ये लो यहां पर मैं खींच रहा हूं 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो इंडिया क्या अब पूर्वी गोलार्ध में है क्या? क्योंकि इधर का हिस्सा तो पश्चिमी गोलार्ध है और ये सारा का सारा हिस्सा जो है आपका पूर्वी गोलार्ध है यहां पर।
तो इंडिया जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है और ये उत्तर और पूर्व में निकल करके आ जाएगा आपका इंडिया, उत्तर और पूर्व। इंडिया जो है उत्तर और पूर्व में है यहां पर। तो कोई एक देशांतर रेखा यहां से गुजरेगी और इस देशांतर रेखा का मैं पता करूंगा तो फिर मैं बोल पाऊंगा ना इंडिया इन दो देशांतर रेखाओं के बीच में है। तो हमारी पृथ्वी से 1 डिग्री देशांतर रेखा, 2 डिग्री देशांतर रेखा, 3 डिग्री देशांतर रेखा और कभी गुजरेगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा और इंडिया का आपका गुजरात स्टार्ट हो जाएगा यहां पर 69, 70, 71, 72 और लास्ट में आपका यहां पे ये जो देशांतर रेखा है 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस प्रकार से 68 से लगा करके 97 के बीच में आपका इंडिया लोकेटेड है, इन दो देशांतर रेखाओं के बीच में है। तो इंडिया से पृथ्वी से 1 डिग्री 2 डिग्री और कभी गुजरेगा यहां पर आपका देशांतर रेखा और जिसका नाम है 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा। और ईस्ट, क्योंकि इंडिया जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है और उसके बाद में एक देशांतर रेखा और गुजरेगी और ये गुजरेगी आपकी 97 डिग्री 25 मिनट। मतलब इंडिया 68 से स्टार्ट हुआ और समाप्त कहां पर हो गया आपका 97 डिग्री 25 मिनट पर। तो क्या इंडिया आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में था क्या? ये 8 डिग्री 4 मिनट और ये आपका यहां पर 37 डिग्री 6 मिनट इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में था और 68 डिग्री 7 मिनट और ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट और ये 97 डिग्री 25 मिनट। तो क्या आपका इंडिया यहां पर था क्या? इस क्षेत्र में था क्या हमारी पृथ्वी पर? तो हमने ये पता किया जो इंडिया है वो उत्तर और पूर्व में है लेकिन 8 डिग्री 4 से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है और 68 डिग्री 7 देशांतर रेखा से लगा करके 97 डिग्री 25 देशांतर रेखाओं के बीच में है। तो यहां से हमने हमारे इंडिया की जो है वो लोकेशन निकाली किसके द्वारा? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा। ठीक है। और आपको पता है जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था देशांतर रेखाओं के द्वारा किसी भी स्थान का समय निकाला जाता है और अभी हमने निकाला भी था थोड़ी टाइम पहले। तो देशांतर रेखाओं के द्वारा किसी भी स्थान का समय और किसी भी स्थान का लोकेशन जो है वो देशांतर रेखाओं के द्वारा निकाली जा सकती है। लेकिन अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी क्षेत्र की लोकेशन निकाल सकते हैं लेकिन समय का निर्धारण इसके द्वारा हम नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद में जैसे कि आपको पता है, इसी को साफ कर देता हूं मैं यहां पर, इजी रहेगा थोड़ा। जैसे ये आपकी अर्थ थी और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी और मैंने एक रेखा यहां पर खींची थी 23.5 डिग्री और एक रेखा मैं यहां पर खींच रहा हूं 23.5 डिग्री रेखा। लेकिन ये रेखा कौन सी थी? ये तो कर्क रेखा थी और ये रेखा कौन सी थी? ये आपकी मकर रेखा थी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या इंडिया से आपकी यहां पर कर्क रेखा गुजरती है क्या? तो इंडिया से कर्क रेखा गुजरती है लेकिन मकर रेखा नहीं गुजरती। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में है और किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में है? 8 डिग्री 4 से लगा करके 37 डिग्री 6 अक्षांश रेखाओं के बीच में है और इसलिए इंडिया से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरेगी? तो वो है ये आपका यहाँ पे गुजरात सबसे पहले, उसके बाद में है ये आपका राजस्थान और राजस्थान के बाद में है ये आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। और मध्य प्रदेश के बाद में है ये छत्तीसगढ़ और फिर इसको बोला जाता है झारखंड। बिहार से एक स्टेट अलग हुआ था जिसको झारखंड बोला जाता है और फिर ये है आपका वेस्ट बंगाल। यहां तक आपका वेस्ट बंगाल आता है और वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता और ये है आपका त्रिपुरा और ये है यहाँ पर मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भारत के 8 राज्यों से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है यहाँ पर। सॉरी, कर्क रेखा ये नहीं, कर्क रेखा ये। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है यहां पर भारत के 8 राज्यों से। तो एक बात और थी इसमें, सूरज का प्रकाश कर्क रेखा से लगा करके मकर रेखा के बीच में सूरज का प्रकाश सीधा पड़ रहा था और ये क्षेत्र था आपका उष्ण कटिबंध क्षेत्र। 23.5 डिग्री कर्क रेखा के नीचे का जो क्षेत्र है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा के नीचे का जो क्षेत्र है, क्या मैं उसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोल सकता हूं क्या? ये आपका यहां पर है उष्ण कटिबंध क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। और 23.5 डिग्री रेखा के जो ऊपर का जो भारत है या 23.5 डिग्री रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र है उसको शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो भारत जो है वो किन दो कटिबंध क्षेत्रों में बंटा हुआ है? वो उष्ण और शीतोष्ण दो कटिबंध क्षेत्रों में यहां पर बंटा हुआ है। ठीक है। वैसे मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूं लेकिन
अक्षांश और देशांतर रेखा का यूज कहां पर होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाटा उठाया यहां पर आपका इंडियन ज्योग्राफी का, और यहां से हमने पता किया है जो इंडिया है वो शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ता है, और इंडिया से कितनी जो अक्षांश रेखाएं गुजरती है, तो आप 37 में से यहां पर 8 डिग्री, 37 डिग्री में से 8 डिग्री माइनस कर दोगे तो 29 आपकी अक्षांश रेखाएं इंडिया से गुजरती है। और इसी प्रकार से टोटल देशांतर रेखाएं कितनी गुजरती है, तो आप 97 में से, इस 97 में से आप यहां पर 68 डिग्री माइनस कर दोगे तो ये भी डाटा आपका निकल करके आ जाएगा। यहां पर 29 ही देशांतर रेखाएं इंडिया से गुजरती है यहां पर, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो इंडिया, हमारी जो पृथ्वी है, हम वो कितने समय कटिबंध क्षेत्र में बटी हुई है, हमारी पृथ्वी कितने समय कटिबंध क्षेत्र में बटी हुई है, तो आपको पता है ये पूरा का पूरा एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री, हमारी पृथ्वी को 360 डिग्री एंगल पर घूमने के लिए कितना समय लगता है, तो उसको यहां पर लगता है यहां पर 24 घंटे का समय, 24 घंटे का समय लगता है। हमारी पृथ्वी को अपना एक सर्कल, अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है, तो क्या मैं 360 को 24 से भाग दे दूंगा क्या यहां पर, ठीक है, 12 दुए 24 और 12 तिये 36 यहां पर, ठीक है, 30 बच जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये निकल करके आ जाएगा आपका 15 डिग्री यहां पर। तो मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो 24 कटिबंध समय में बंटी हुई है, लेकिन एक घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर कितने कटिबंध समय आएंगे, तो 15 कटिबंध समय यहां पर आ जाएंगे यहां पर। तो सबसे ज्यादा कटिबंध समय कौन से देश के अंदर है, अगर मान के चलो किसी देश से देशांतर रेखाएं ज्यादा गुजर रही है तो वहां का कटिबंध समय सबसे ज्यादा रहेगा। और इसी प्रकार से एक देश आता है जिसका नाम है रूस। ये है आपका मैप, और ये एक क्षेत्र है सारा का सारा इंडिया के ऊपर, इंडिया के ऊपर चाइना, चाइना के ऊपर आपका मंगोलिया, और मंगोलिया के ऊपर यहाँ पर आपका है सारा का सारा रूस। तो रूस से सबसे ज्यादा यहाँ पे देशांतर रेखा या कटिबंध समय गुजरते हैं, और कितने गुजरते हैं, और 11 कटिबंध समय गुजरते हैं सबसे ज्यादा रूस के अंदर। उसके बाद में आपका कनाडा के अंदर 5 कटिबंध समय गुजरते हैं, या 5 कटिबंध समय में इसको बांटा गया है। और उसके बाद में आपका है यूएसए के अंदर 4 कटिबंध समय, और यूरोप के अंदर आपके यहाँ पर 3 कटिबंध समय गुजरते हैं। लेकिन भारत के अंदर कितने कटिबंध समय है, भारत के अंदर कितने कटिबंध समय गुजरते हैं, तो आपको पता है ये आपका इंडिया था, और यहां पर आपको पता है 68 डिग्री 7 मिनट, और वो 97 डिग्री 25 मिनट वहां पर। तो टोटल भारत से कितनी देशांतर रेखाएं गुजर रही थी, 29 देशांतर रेखाएं गुजर रही थी, और एक घंटे में कितने देशांतर गुजरते हैं आपके 15 यहां पर, तो 15 देशांतर गुजरते हैं, तो 15 दुआ आपका 30 होता है। तो लगभग भारत को कितने कटिबंध समय में बांटा गया है, भारत को लगभग 2 कटिबंध समय में यहां पर बांटा गया है। तो ये थी आपकी यहां पर ज्योग्राफी का पहला ही टॉपिक हमने आज डिस्कशन किया था, और इन फ्यूचर जैसे ही आप टाइम मिलेगा मेरे को, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के नए टॉपिक डालते चले जाएंगे, और नेक्स्ट